नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है डिप्टी कलेक्टर पीयूष तिवारी जी, जिन्होंने पीएससी 2020 में 8th रैंक प्राप्त की है। तिवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। जी धन्यवाद, नमस्कार। तिवारी साहब, बताएंगे कि डिप्टी कलेक्टर बनने की जो जर्नी रही कितनी कठिन रही? मैं भी जैसे सामान्य परिवार से ही आता हूँ और पंडरिया से का रहने वाला हूँ। और उसके बाद फिर मैंने शुरुआती पढ़ाई वहीं से की, सरस्वती शिशु मंदिर से। और उसके बाद फिर बिलासपुर आ गया, फिर एनआईटी से मैंने पढ़ाई की ग्रेजुएशन। और तब तक मैंने कुछ कभी सोचा नहीं था कि सीजीपीएससी में आना है, क्योंकि मेरे परिवार से कोई था नहीं इस बैकग्राउंड से। और अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि सबने कह दिया था कि सीजीपीएससी सबसे तो नहीं हो पाता है, मतलब कुछ विशेष लोग ही कर पाते हैं। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं। और उसके बाद फिर मैंने जॉब किया 2 साल। और उस दौरान फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं इस जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मैं सोसाइटी काम आ सकूँ और मुझे भी काम करने में अच्छा लगे, जिसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की ओर बढ़ना है। और फिर 2 साल मैंने जॉब किया और उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ा और फाइनली फिर 2019 में मैंने तैयारी करने का डिसीजन लिया। और फिर उसके बाद फिर मैं डीएसपी पे सेलेक्ट हुआ 2019 के पीएससी में, और फिर 2020 में डिप्टी कलेक्टर के रूप में सेलेक्ट हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आपने जॉब छोड़ा, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद जनरली लोगों की जो रहता है कि आप जॉब पा गए हैं, बस बहुत कुछ है। तो ऐसा कभी जब आपने बोला कि जॉब छोड़ना है घर वालों को, तो क्या कभी विरोध नहीं हुआ कि नहीं जॉब नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ? जी, विरोध तो बिल्कुल हुआ कि जब मैं जॉब जस्ट स्टार्ट किया था 1-2 महीने बाद, फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने घर में बताया कि मम्मी को कि मैं जॉब छोड़ने का सोच रहा हूँ ऐसा करके। तो मम्मी फिर एकदम हड़बड़ा गई कि अभी अभी तो जॉब लगा है, क्यों छोड़ने का सोच रहा है। फिर मम्मी सबको बोलने लगी, बहन को या सबको, कि इसको समझाओ कि ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो सब मुझे समझाने लग गए। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि मैं उस बारे में फिर बात करना बंद कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी जॉब नहीं छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पैरेलली अपने जॉब की सेविंग स्टार्ट कर दी। हर मंथ मैंने सेविंग स्टार्ट कर दी कि मैं जब जॉब छोड़ूं तो मेरे पास एक सफिशिएंट अमाउंट हो कि मैं अपने सैलरी से तैयारी कर सकूं। और उसके बाद जब वो सेविंग हो गई और तो उसके बाद फिर जब 2 साल हो गया तो फिर मैंने घर वालों को ये समझाया कि मेरे पास सफिशिएंट वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया है और माइनिंग में 2nd क्लास माइंस मैनेजर की सर्टिफिकेट भी हो गई। तो अगर मैं बाद में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा दिक्कत नहीं है। और फिर उन्होंने भी देखा कि 2 साल तक खुद से तैयारी कर रहा है और इतना इसका डेडिकेशन है, तो छोड़ने दे सकते हैं। लेकिन अब उसी बीच एक ट्विस्ट हुआ कि 9 अगस्त को मैंने रिज़ाइन किया। और रिज़ाइन करने के बाद 1 महीने का टाइम होता है हमारे पास कि आप रेजिग्नेशन वापस ले सकते हैं, नोटिस पीरियड जो होता है। 9 अगस्त को छोड़ा तो मुश्किल से 5-10% लोग सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है अब तू चाहता है तो छोड़, बेमन से वो भी। और उसके बाद फिर 15 अगस्त को सीएम साहब की घोषणा हुई कि रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाए। और उसके बाद फिर रिजर्वेशन करीब जो अभी 57-58% था, उस समय 82% पहुँच गया। तो जनरल के लिए बचता है 18%। अब और उस समय मुझे जॉब से फिर ऑफ़र करने लगे कि अब तुम्हारा सैलरी बढ़ा देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं। तो और यहाँ पे मैं अगर किसी से भी पूछ रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जो 2-4 लोग मुश्किल से सपोर्ट कर रहे थे, अब उनका भी स्टैंड ये हो गया कि नहीं अब तो अगर तू जॉब छोड़ता है तो क्लियर का सुसाइड है, ये मतलब बेवकूफ़ी है। मतलब अब उस स्थिति में ऐसा हो गया था कि कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा था कि तुम जॉब छोड़ो करके। लेकिन अब मेरी स्थिति ये थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद ये निर्णय लिया कि जॉब छोड़ना है। अगर मैं अभी हट गया तो मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो अब जब इतना आगे तक आ गए हैं तो एक रिस्क लेते हैं। अगर 1% भी चांस है तो रिस्क लेते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मतलब कहते हैं ना कि सफल हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। फिर फाइनली मैंने जॉब छोड़ा और मैं मेरी मोस्टली जो ज़्यादा परिवार हो बिलासपुर में रहता है, लेकिन मैं रायपुर इसीलिए रहने लगा और अपने पूरी फैमिली से या लोगों से कट गया ताकि कोई लोग मुझे डीमोटिवेट ना करे कि जॉब छोड़कर गलत डिसीजन किया ये वो करके। और मैं 6 महीने तक एकदम कटा रहा। और फिर फाइनली जब मेरा प्री निकल गया फिर सब सपोर्ट करने लग ही जाते हैं, तो उसके बाद फिर सबका सपोर्ट बढ़ने लगा। तो शुरुआत की जर्नी तो टफ थी। जब आपका सिलेक्शन हुआ जी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब मेरे पापा मम्मी बुआ सारी, मतलब बुआ जैसे बताती कि मुझे रात भर नींद नहीं आया कि मतलब इतनी ज़्यादा खुशी। दादी एकदम खुश थी कि मेरा बेटा सेलेक्ट हो गया डिप्टी कलेक्टर। अब वो तो समझते भी नहीं है कि डिप्टी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, रीजनल कलेक्टर क्या होते हैं। वो तो बस यही समझते कलेक्टर बन गया तो पूरे गाँव में मतलब मिठाई बट रही है, सब खुश हैं। ऐसा बहुत खुशी का माहौल था। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? पापा पेशे से एडवोकेट हैं
लेकिन खेती किसानी करते हैं क्योंकि दादा को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत थी, तो वो खेती कर रहे थे। और मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, और एक भाई है मेरे, वो अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो बचपन से ही सपना था डिप्टी कलेक्टर बनना है, या पढ़ते हुए समाज को देखते हुए बाद में डिसीजन लिए कि डिप्टी कलेक्टर बनना है? तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक पंडरिया से ही था, और ऐसे कोई फैमिली में बैकग्राउंड में था भी नहीं, तो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। मतलब देख के लगता था कि बड़ी चीज़ है करके, लेकिन अपने अंदर कभी सोचा नहीं कि मुझे ये बनना है। और क्योंकि सबने दिमाग में एकदम डाल दिया था कि पीएससी आम आदमी नहीं कर सकते, कुछ बहुत बड़े लोग ही कर पाते हैं, तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मतलब नॉर्मल कॉलेज वगैरह किया, जब जॉब कर लिया, जॉब के बीच में फिर रियलाइज़ हुआ जॉब करते करते कि नहीं, मतलब मुझे पीएससी करना है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप पहले डीएसपी बने फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर सेकंड में डिप्टी कलेक्टर बने। जी। तो डीएसपी बनने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्या? नहीं, एक्चुअल में मैं जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मतलब मैंने सिर्फ इसी जॉब को लेकर तैयारी की थी कि मुझे डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, क्योंकि इस जॉब में आप जनता से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्सिफिकेशन रहता है। आज आप इस जनपद सीओ हो, या फिर तहसीलदार है, कल एसडीएम है, फिर कभी जिला सीओ या किसी दूसरे डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। वो चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है इसकी। तो इसलिए आज का युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि शुरू में हो सकता है जब हम तैयारी करते हैं तो हम आसपास के लोगों को देखते हैं कि उन लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बहुत सालों से कर रहे हैं, तो उनको देख के डिमोटिवेट नहीं करना है। हम भी उस लेवल पे पहुँच जाएंगे। शुरुआत में होता है कि हम जब याद करते हैं चीज़ों को तो भूलते हैं बार बार, लेकिन हमें लगे रहना है, पढ़ते रहना है। शुरुआत में टेस्ट में कम नंबर आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप भले 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे, लेकिन वो रोज़ पढ़ना है बिना ब्रेक के, और लगातार लगे रहना है। और दूसरा है कि स्मार्ट स्टडी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, उसमें जिस हिसाब से पूछा गया है सिर्फ उसी तरह से पढ़ाई करना है, और फिर उसके बाद सफलता जरूर आएगी। जैसा कि आप डिप्टी कलेक्टर बने, तो जनरली समाज में लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, तो कितना परिवर्तन आया लोगों में जब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए तब? जी, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, हर व्यक्ति आपसे रिस्पेक्ट करना चाहता है। मैं सिलेक्शन से पहले ही छोटी बात, जैसे मैं 2 साल प्राइवेट जॉब कर रहा था जिसकी सैलरी इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन पंडरिया में जैसे था मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ सीजीपीएससी का सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ प्री निकला था, लेकिन पूरे शहर में सब जान गए कि इसका प्री निकल गया है। तो सोचिए अगर प्री में इतनी बड़ी बात हो जाती है तो सिलेक्शन में फिर कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो आगे का क्या विज़न है? आगे बस इसी जॉब में कंटिन्यू करना है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब जिसके लिए, जिस उद्देश्य से मैं सिलेक्शन हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकूँ। तो अभी आप यंग हैं, डायनेमिक हैं, तो चाहने वालों की संख्या तो बहुत बढ़ गई होगी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वो स्वाभाविक है, अब कुछ तो बढ़ जाता है। चलिए तिवारी साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। और आप ऐसे ही लगातार अच्छे कार्य करते रहे और समाज को एक नई दिशा दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।